हेलो एवरीवन, हिमालयन पाठशाला में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो आपका जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये कवर करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका टॉपिक है ये सिर्फ आपके पुलिस के लिए नहीं, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए बिना समय वेस्ट किए डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हम डिस्कस करेंगे कि इसका हिस्टोरिकल जो आपका बैकग्राउंड है वो क्या है और इसका एम क्या है, क्यों ये बना था, और डिस्कस करेंगे इसके ऑर्गन्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो एग्जिस्ट हुआ करती थी, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। तो इसके बारे में हमने इसकी हिस्ट्री जाननी है थोड़ा सा कि क्यों ये बनी थी और किस एम के लिए इसको बनाया गया था। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। लीग ऑफ नेशन बना था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ख़त्म होने के बाद। जैसे आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट का जो टाइम पीरियड था वो था 1914 टू 1919। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इतनी डिस्ट्रक्शन हुई थी तो हम नहीं चाहते थे कि इन फ्यूचर कोई वर्ल्ड वॉर सेकंड जैसा इवेंट हो। तो इससे बचने के लिए ही हमने क्या बनाया था, एक लीग ऑफ नेशन बनाया था जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ एक प्लेटफॉर्म में उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं, उनकी जो भी परेशानियां हैं वो डिस्कस कर सकें। तो ये तो हिस्ट्री हो गई। इसका एम क्या था? इसका एम भी यही था कि हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरनेशनल पीस प्लस सिक्योरिटी, ये इसका इम्पोर्टेंट एम था। लीग ऑफ नेशन जो बना था ये बना था एक ट्रीटी के बेसिस पे। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस। ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस इम्पॉर्टेंट है ये। ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस को ही हम पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। इस ट्रीटी के तहत ही आपका जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था वो ख़त्म हुआ था। और लीग ऑफ नेशन ने जो एक्चुअल में जो फंक्शनल जब ये हुआ था वो डेट थी आपकी 10th ऑफ जनवरी 1920। 10th ऑफ जनवरी 1920 में इसने काम करना स्टार्ट किया था। और ये फंक्शनल कब तक रहा? 1920 टू 1946 तक ये फंक्शन रहा। उसके बाद ये फंक्शनल नहीं रहा क्योंकि इसके जो एम थे इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी या वर्ल्ड वॉर सेकंड ना होने देना। क्योंकि इसके बीच में ही आपको पता है 1939 टू 1945 वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया था। तो इसका जो एम और ऑब्जेक्टिव है वो सक्सेस नहीं रहे, मतलब फेलियर हो गया इसका। तो लीग ऑफ नेशन एग्जिस्ट करने का भी कोई मतलब नहीं रहता है। लीग ऑफ नेशन को बनाने के लिए एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन, इनका इंपॉर्टेंट रोल था। तो आपको याद रखना है कि वुड्रो विल्सन जो थे अमेरिकन प्रेसिडेंट, इनका इंपॉर्टेंट रोल था लीग ऑफ नेशन बनाने के लिए। लीग ऑफ नेशन में उस टाइम जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स थे इसके, जो आज के टाइम में भी एग्जिस्ट करते हैं लेकिन थोड़े से उनके नाम चेंज है। जैसे एक तो वैसे ही है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो ऐसे ही एग्जिस्ट करता है आज की डेट में भी। लेकिन एक और है जिसका नाम है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जिसको आज के टाइम में हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आज के टाइम में भी फंक्शनल है। तो लीग ऑफ नेशन के सक्सेस ये नहीं रहा, इसीलिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा। तो आइए अब जानते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड, ये क्यों बना। और तो आइए डिस्कस करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के इसका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो क्या है, और साथ में डिस्कस करेंगे इसको बनाने का जो एम था वो क्या था, और इसके जो ऑर्गन्स हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जानते हैं कि ये क्यों बनाया गया। क्योंकि जो आपका लीग ऑफ नेशन था वो अपने जो ड्यूटीज़ थी उसकी, जो उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव थे उसको फुलफिल नहीं कर पाया था, क्योंकि बीच में आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया था। वर्ल्ड वॉर सेकंड जिसका जो टाइम हाँ पीरियड था वो क्या था, 1939 टू 45। वर्ल्ड वॉर सेकंड तो आपको पता ही है, इतना डेंजरस इवेंट था जिसमें कि न्यूक्लियर जो आपके बॉम्ब थे उनका भी यूज़ किया गया था। न्यूक्लियर बॉम्ब्स कहाँ पर? आपके जापान में। आपने देखा होगा नागासाकी और हिरोशिमा में आपके न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ किया था अमेरिका ने। तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था वर्ल्ड वाइड। तो हम नहीं चाहते हैं अब कि वर्ल्ड वॉर 3 हो, इसीलिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें पूरे ग्लोब की जितने भी कंट्रीज़ हैं वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म में एक साथ जुड़ें जहाँ पर वो इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी या ह्यूमन राइट्स,
ठीक है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सके और एक वर्ल्ड को अच्छा वर्ल्ड बनाने के लिए, मतलब बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए हम साथ में आए। तो इसलिए हमें बनाना पड़ा यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के अगर आपके एम होंगे, एम हैं जिसके 4 ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो आपका इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दूसरा है आपका ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन जो राइट है उनकी रक्षा करना, और उसके बाद थर्ड है आपका रूल ऑफ लॉ। जो भी आपके रूल यहाँ पर बनेंगे वो पूरे वर्ल्ड वाइड में आपके क्या हों, एप्लीकेबल हों, सबके लिए एप्लीकेबल हों। और चौथा है आपका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 4 एम हैं। एक तो आपका इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और दूसरा हमें क्या करना है, हमें रक्षा करनी है ह्यूमन राइट्स की, उसका वायलेशन नहीं होने देना है, और थर्ड है रूल ऑफ लॉ। इस तरह के रूल्स बनाने हैं हमें जो हमारे वर्ल्ड को बेटर बना सकें। और फोर्थ है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमने करना है वर्ल्ड वाइड। इस एम और ऑब्जेक्टिव के साथ क्या बना था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो आप यहाँ देख रहे हो ये यूनाइटेड नेशन का लोगो है। लोगों में देखो कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पर हैं, जैसे ये इस तरह की ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर 2 ब्रांचेस आपको दिख रही होंगी। ये ब्रांचेस हैं ओलिव ट्री की, ओलिव ट्री, जिसको कि पीस का सिंबल माना जाता है। और बीच में आपको दिख रहा होगा ग्लोब, यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स हैं, और इनके बीच में आपको ब्लू ये वाला पार्ट दिख रहा है। ये आपका, आपको पता है पूरे ग्लोब में आपका सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, आपको पानी, जो कि 71% है। तो सबसे पहले तो ये जो आपकी ब्रांचेस हैं ओलिव, जो ब्रांचेस हैं ये इंडिकेट करती है कि हमें एक इंटरनेशनल लेवल पे क्या चाहिए, पीस, शांति बनाए रखनी है, और पूरे ग्लोब एक साथ आए, जिसमें जितने भी आपकी ये कंट्रीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की, ठीक है। और ये कैसी हैं ब्रांचेस, ये क्लोज नहीं है, ऊपर से क्लोज नहीं है, ये ओपन है। तो ये ओपन पार्ट शो करता है कि कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री है वो कभी भी इसमें आ सकती है, उनका वेलकम है, अगर उनका मोटिव भी क्या है, इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करना। तो ये हो गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब बना था, इसको बनाने के पीछे देखो, सबसे पहले 50 कंट्रीज़ थी, उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड होने के बाद कोशिश की कि हम एक चार्टर बनाते हैं जिसमें हम कुछ इंटरनेशनल जो है रूल्स बनाएंगे। उन रूल्स का मोटिव क्या होगा, वही इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी। तो चार्टर बनाया गया, उस चार्टर में इंडिया ने भी साइन किया है। इंडिया एक सिग्नेटरी कंट्री है जो आपका यूनाइटेड नेशन का चार्टर बना है। लेकिन इसमें कुछ टाइम बाद एक और कंट्री जुड़ी थी, जिसके बाद ये टोटल कितनी कंट्रीज़ बन गई थी, ये यूएनओ के चार्टर में साइन करने वाली 51 ये कंट्री थी। इस कंट्री का नाम पोलैंड। देखो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर साइन हुआ था उसमें टोटल मेंबर कंट्रीज़ कितनी थी, तो आपको बताना है 51। ओरिजिनली 50 थी, एक ने बाद में साइन किया था, लेकिन टोटल मेंबर अगर फाउंडिंग मेंबर आएंगे तो हमेशा आपको बताना है 51। और बाद में जिसने साइन किया था उसका नाम था पोलैंड। चार्टर तो बन गया, लेकिन ये जो एप्लीकेबल हुआ, इसने जो काम करना स्टार्ट किया वो स्टार्ट किया 24 ऑफ अक्टूबर 1945 से। लेकिन इस टाइम इंडिया ने इसमें साइन नहीं किए थे, इंडिया ने साइन किया इसके ऊपर 30 अक्टूबर, मतलब 6 दिन बाद ही साइन किए थे, 30 अक्टूबर 1945। यहाँ पर जो हमारे सिग्नेटरी थे, उनको उन्होंने सबसे पहले अपनी कंट्री में आके हमें अपनी पार्लियामेंट से पूछना था क्या हम यूनाइटेड नेशन के मेंबर बने। तो वहाँ से कंसेंट मिलने के बाद ही हमने यहाँ पर साइन किए थे 30 अक्टूबर 1945 में। और ये बना कब था ऑफिशियली, 24 अक्टूबर 1945। इसीलिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हेन डू वी सेलिब्रेट यूएन डे। तो यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं हम 24 अक्टूबर को। अब हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसको बनाने में अमेरिकन एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इनकी एक इम्पोर्टेंस थी, ठीक है, इनके एफर्ट से ही ये आपका जो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था ये बना था। ये हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और ये एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं, वैसे तो आपको पता होगा अमेरिका में जो प्रेसिडेंट होता है वो मैक्सिमम 2 टर्म के लिए ही चुने जाते हैं, लेकिन ये ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो 4 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं। आई होप आपको जनरल आइडिया लग गया होगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्यों ये बना था, इसका जो ये लोगो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। एक बार फिर से देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक बार फिर से हम हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यूएन फाउंडेशन डे, आपको पता है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का फाउंडेशन डे माना जाता है। तो 24 अक्टूबर क्या है, यूनाइटेड नेशन का फाउंडेशन डे है। और नेक्स्ट आपका आता है पर्पस, किस पर्पस के साथ ये बना था,
इंटरनेशनल पीस प्लस सिक्योरिटी, ठीक है, ह्यूमन राइट, अपलिफ्टमेंट, सोशल और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। इन्हीं एम्स और पर्पसेस के साथ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था। उसके बाद आता है ओरिजिनल मेंबर। देखिए ओरिजिनल मेंबर में अगर आपको आएगा 50 जो मेंबर थे वो पहले थे, और बाद में एक कंट्री एज जिसका नाम है पोलैंड, वो बाद में ज्वाइन किया था, और टोटल इसमें मेंबर बन गए थे 51। अब डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। अगर पूछेगा स्टार्टिंग में कितनी कंट्रीज ने साइन किए थे तो आप बोलोगे 50, और टोटल कितने जो इसके ऑफिशियल मेंबर या इनके ओरिजिनल जो मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के वो कितने, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो आपको बताना है 51। नेक्स्ट है प्रेजेंट टोटल मेंबर। आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो 193 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर हैं? 193 मेंबर। इसमें जो 193rd जो मेंबर है वो रिसेंटली मतलब 2011 में ऐड हुआ था, उसका नाम है साउथ सुडान। उसके बाद जो इंडिया ने जो ऑफिशियल ज्वाइन किया था, कब किया था आपको पता है? 24 अक्टूबर 1945 में बना था। उसके बाद इंडिया को अपनी पार्लियामेंट से पूछना था कि क्या हम इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ से जो कॉन्सेंट मिला था वो हमें मिला था 30 अक्टूबर को 1945 में। हमने ऑफिशियली ज्वाइन किया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर जितना भी यूएनओ हो, चाहे यूएनओ के जितने भी ऑर्गन्स हैं, एक्सेप्ट आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग नीदरलैंड में है। उसके अलावा जितने भी आपके ऑर्गन है उनके हेडक्वार्टर है आपके कहाँ पर? न्यूयॉर्क यूएसए। न्यूयॉर्क यूएसए। उसके बाद आता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएन। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो सिंपली आप ऐसे याद रखें, एसफ्रेका, SFRECA। एस से आपका स्पेनिश, एफ से आपका फ्रेंच, आर से रशियन, ई से आपकी इंग्लिश, सी से चाइनीज, ए से अरेबिक। 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। नाम क्या क्या हो गए? स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, चाइनीज और अरेबिक। ये तो हो गया आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब डिस्कस करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गन। जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जिसमें आपका पहला है जनरल असेंबली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है वो है सिक्योरिटी काउंसिल, और थर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और जो फोर्थ है वो है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल, और फिफ्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि लीग ऑफ नेशन के टाइम में भी हुआ करता था, और जो लास्ट आपका ऑर्गन है वो है सेक्रेटरीट। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में, और जानते हैं इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं। इसमें जो टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं वो है 193। कितनी कंट्रीज़ हैं? 193 मेंबर्स इसके हैं। और इसका काम क्या है? इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? एक तो इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, वर्ल्ड लेवल के, उनको डिस्कस करना, ठीक है, इंटरनेशनल इश्यूज़ को डिस्कस करना। और सेकंड है, अगर हमें सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट करना है, सेक्रेटरी जनरल, वैसे तो ये चूज़ होगा किसकी रिकमेंडेशन से? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से की रिकमेंडेशन से, लेकिन फिर बाद में डिस्कस किया जाएगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तीसरा है आपका यूएन का बजट, जो अप्रूव होता है वो भी कहाँ पर अप्रूव होता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, ठीक है। या एक और आपका इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, वो है नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट करना। कहाँ पर? सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। अभी हम एक नेक्स्ट आपका पढ़ेंगे और यूएनएससी। उसके लिए जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, नॉन जो आपके परमानेंट जो मेंबर्स होते हैं वो किस तरह से इलेक्ट करने हैं वो भी आपके डिस्कस किया जाएगा। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो मैं आपको एक बार इमेज दिखा देता हूँ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। ये इमेज है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। यहाँ पर जो ये सीट्स लगी हैं ये 193 कंट्रीज़ के लिए लगी हैं, और यहाँ पर इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो बैठेंगे। प्रेसिडेंट के बारे में ये है कि जो ये प्रेसिडेंट जो यहाँ पर बैठेंगे वो सर्व करेंगे इस सीट को 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर। और इसका जो सेशन होता है वो साल में एक बार बैठता है। कब बैठता है? जनरली आपका सितंबर में।
सेशन साल में एक बार होगा, कब होगा? सितंबर में होगा। और उसके जो प्रेसिडेंट होंगे वो क्या करेंगे, कितने साल के लिए वो सर्व करेंगे इस सीट में? 1 ईयर के लिए, ठीक है। और जैसे हम देखें 78 जो अपना जनरल असेंबली थी, ठीक है, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे डेनिस फ्रांसिस। कहाँ के हैं ये ट्रिनिडेड एंड टोबैगो है। ये आपका जो साउथ अमेरिका है वहाँ में आपको टॉप में देखने को मिलेगा, उसके नॉर्थन पार्ट में। साउथ अमेरिका के नॉर्थन पार्ट में आपको ये कंट्री देखने को मिलेगी। तो जो 78 सेशन था, जो 2023 में हुआ था, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे डेनिस फ्रांसिस। और इंडिया से जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित। इंपॉर्टेंट है ये, विजय लक्ष्मी पंडित। ये कौन थी? ये हैं जो हमारे फॉर्मर जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी जो सिस्टर हैं वो थी। उनकी सिस्टर जिन्होंने हमें रिप्रेजेंट किया था, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 1953 में। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो क्वेश्चन ये बन गया, देखो 78 के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेनिस फ्रांसिस। कहाँ के हैं ये ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के हैं। अगर आप मैप में देखोगे तो साउथ अमेरिका का जो नॉर्थन पोर्शन है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये कंट्री। और इंडिया के जो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो रही थी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर। कब उन्होंने रिप्रेजेंट किया था? 1953 में। लेकिन जो करंटली अभी जो सेशन बैठ रहा है वो कौन सा है? वो है 79th। वो कौन सा है? 79th सेशन है 2024 में जो हुआ है, ठीक है। उसके जो प्रेसिडेंट है वो भी हम जानेंगे कि कौन थे। तो एक बार फिर से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनको हाईलाइट कर लेते हैं कि यूएनजीए का काम क्या है। एक पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है, ये हमने डिस्कस कर लिया। पॉलिसी यहाँ पर बनती हैं। और सेकंड है आपका, ये क्या करता है, एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा डिस्कशन के लिए, जहाँ पर हम इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। और प्रेजेंटली 193 मेंबर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और हर साल इसमें एक रेगुलर सेशन होता है, और जो कि सितंबर टू दिसंबर तक होता है, ठीक है। जनरल असेंबली जो प्रेसिडेंट होता है वो उसका जो प्रेसिडेंट होता है हर साल चुना जाता है। और अभी जो करंटली है वो 79th जो सेशन चल रहा है 2024 की, अगर मैं बात करूँ तो 2024 की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस जो हमने अभी तक पढ़ा था, 78 सेशन के प्रेसिडेंट थे। डेनिस टोबैगो जो कंट्री थे वहाँ के थे। लेकिन जो अभी जो आपको याद रखना है, 79th जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर फिलिमोन यांग। ये कैमरून के हैं, ये एक अफ्रीकन कंट्री है। और इनकी फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हैं कैमरून। सॉरी, मिस्टर फिलिमोन यंग हैं ये, जो कैमरून के हैं। कहाँ के हैं? कैमरून के हैं। ये हमारे 79th प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। इसमें हम डिसीज़न किस तरह के लेते हैं? डिसीज़न इसमें लिए जाते हैं, कुछ होंगे आपके जो 2/3 मेजॉरिटी से होंगे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जैसे पीस और सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, उनके लिए हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। जितने भी मेंबर हैं, 193 मेंबर हैं, उनका जो 2/3 जो आपकी मेजॉरिटी चाहिए होगी अगर पीस और सिक्योरिटी रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है। दूसरा है आपका सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में आपका जनरली क्या होता है, जितने भी प्रेजेंट मेंबर हैं उसका 50% प्लस वन। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, उसके लिए हम सिंपल मेजॉरिटी ही यूज़ करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक पीस एंड सिक्योरिटी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? 2/3 मेजॉरिटी। सीटिंग अरेंजमेंट अगर आप देखोगे, जैसे हमने अभी तक देखी थी जनरल असेंबली देखी थी, उसके जो स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है ना, वहाँ पर रोटेशन होता रहता है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये वाली सीट्स फिक्स हैं किसी भी कंट्री के लिए। रोटेशन वाइज जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो बैठेंगी। जैसे 78 सेशन में किसने ये स्टार्टिंग वाली जो सीट्स थी नॉर्थ मैसेडोनिया ने ऑक्यूपाई की थी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पहला सेशन हुआ था ना जनरल असेंबली का, वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल लंदन में। इंपॉर्टेंट है ये। तो ये होगी इन्फॉर्मेशन। तो आइए डिस्कस करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंटरनेशनल लेवल पे पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखना, पीस और सिक्योरिटी इंश्योर करना, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे। ये इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो कितने हैं? 15। जिसमें कि आपके 10 आपके नॉन परमानेंट रहेंगे और 5 आपके परमानेंट मेंबर रहेंगे। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके,
एंड यूएसए। ये इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 आपके परमानेंट मेंबर होते हैं और जो 10 होते हैं वो आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। इस ऑर्गन को सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन माना जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और इसमें जो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं ये बिल्कुल जब से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना है तब से वैसे के ही वैसे हैं, इसमें कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ है। इंडिया जैसे बार-बार अपनी एडवोकेसी करता रहता है कि हमें भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए। ये 5 परमानेंट मेंबर इसीलिए ये कंट्रीज़ बनाई गई हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो बजट है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन कंट्रीज़ का है। जैसा कि मैंने बताया था यूएसए का लगभग 22% जो इन्वेस्टमेंट है वो किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वैसे ही चाइना और फ्रांस और रशिया यूके का है। जबकि इंडिया का कितना परसेंट है? अप्रॉक्सीमेट 1%। एग्जैक्टली 1% नहीं है, 1% से भी कम है। तो इसीलिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा जिनकी मतलब जिनका बोला बाला है, जिनकी रिकमेंडेशन से ही सभी काम होते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, वो ये कंट्रीज़ हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। और जो 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो किस तरह से चुने जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी आपके हर साल चूज़ किए जाते हैं। साल में एक बार आपको चूज़ करने होंगे ये नॉन परमानेंट मेंबर। और इनको रिकमेंड कौन करेगा? सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है वही रिकमेंड करेंगे और फिर जाके ये डिस्कस होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कैसी दिखती है। ये कुछ इस तरह की दिखती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आप देख सकते हैं, देखने में ही आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो कम है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वहाँ पर थे 193 मेंबर्स, जबकि यहाँ पर कितने मेंबर्स हैं? ओनली 15। ठीक है। देखने में ही पता पता लग रहा है। और यहाँ पर जो टेबल बनी है ये है एक हॉर्स शू शेप की। कैसी शेप की है? हॉर्स शू, जैसे घोड़े का जैसे पाँव होते हैं ना, वैसे शेप का ये बना है। ठीक है। और इसमें जो मेंबर्स हैं कमी है, क्योंकि टोटल तो 15 मेंबर्स होंगे, जिसमें 5 परमानेंट होंगे और आपके जो 10 होंगे वो आपके नॉन परमानेंट मेंबर होंगे। अब जो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो किस तरह से चूज़ किए जाते हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता दूँ। ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होंगे इसमें एशिया और अफ्रीका से आपके 5 मेंबर्स आएंगे। एशिया से 2 मेंबर रहेंगे और अफ्रीका से 3। 10 में से 5 मेंबर की सीट्स फिल होगी 2 कॉन्टिनेंट से। उसके बाद आता है ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप। यहाँ से आपके कितने मेंबर्स होंगे? 1 + 2 3 मेंबर यहाँ से होंगे। और उसके बाद बचता है आपका साउथ अमेरिका। ठीक है। साउथ अमेरिका से आपके 2 मेंबर यहाँ से होंगे। तो टोटल कितने हो गए देखिए। ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप से टोटल 3 मेंबर्स, साउथ अमेरिका से 2 मेंबर्स। ठीक है। और एशिया और अफ्रीका को जोड़ के आपके 5 मेंबर, तो टोटल बन गए 10 मेंबर्स। और इनको किस तरह से चूज़ किया जाता है? हर साल इनके लिए इलेक्शन होंगे और ये जो रिकमेंड पहले किए जाएंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है, और उसके बाद डिस्कशन के लिए ये मैटर जाएगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर सभी कंट्रीज़ बनना चाहती हैं, लेकिन नहीं बन सकती। क्यों? जैसा मैंने बताया कि एक तो पहले कंट्रीब्यूशन ही बाकी कंट्रीज़ का बहुत कम है इसके बजट के लिए, और इसमें एक पावर है, उस पावर को बोलते हैं वीटो। ये काम कराने वाली पावर नहीं है, ये काम ना कराने वाली पावर है। क्योंकि ये परमानेंट 5 मेंबर्स हैं। हमने डिस्कस किए थे फ्रांस, रशिया, चाइना, यूके और यूएसए। ये कई बार किसी काम को अगर करवाना है, ठीक है, उसके लिए हमें पहले इन जो 5 मेंबर्स हैं इनकी कॉन्सेंट चाहिए होगी। ठीक है। अगर ये एग्री करेंगे तभी कोई काम हो सकता है। अगर इनमें से किसी एक कंट्री ने भी इनकार कर दिया, वो काम नहीं होगा और वो इस स्पेशल पावर का यूज़ करके उस काम को नहीं करा सकते हैं। उसको बोलते हैं वीटो। क्या बोलते हैं? वीटो। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी काम करवाने के लिए आपको, जैसे टोटल 15 मेंबर्स हैं, उसमें से आपको 9 मेंबर्स का कंसेंट चाहिए होगा। ठीक है। इनके अप्रूवल के बिना कोई भी जो भी चीज़ डिस्कशन के लिए आई है या कोई नया कोई रूल बनना है, कोई पॉलिसी फ्रेमिंग होनी है, वो नहीं हो पाएगी जब तक 9 मेंबर्स, जिसमें 5 तो परमानेंट हैं और 4 आपके नॉन परमानेंट, टोटल बन गए 9। ठीक है। इस कितने लोगों का कंसेंट चाहिए? कितने कंट्रीज़ का? 5 परमानेंट, 4 आपके नॉन परमानेंट। लेकिन अगर किसी ने भी 5 परमानेंट में से वीटो यूज़ कर लिया तो वो काम नहीं होगा। ठीक है। तो ये स्पेशल कुछ पावर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। और इसके बाद हम जानेंगे कि इसकी पावर्स तो हमने पता कर ली, इसके फंक्शंस क्या-क्या हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे।
सिक्योरिटी काउंसिल में एक बार मैं फिर से बता दूं, इनकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं बता चुका हूँ कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना वर्ल्ड लेवल पे, ये इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टोटल मेंबर इसके 15 हैं, जिसमें आपके 5 परमानेंट हैं और आपके 10 आपके नॉन परमानेंट हैं। ठीक है। और जो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं ये किस तरह से आएंगे, ये इस तरह से आएंगे, देखिए आप। जैसे अफ्रीका से आपके कितने आएंगे, 3, ये 3। एशिया से 2, और लैटिन अमेरिका एंड जो कैरिबियन आइलैंड है वहाँ से कितने आएंगे, वहाँ से 2 लोग आएंगे। लैटिन अमेरिका आपका जनरली किसको बोलते हैं, साउथ अमेरिका को। और कैरिबियन आइलैंड से आपके आएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप से आएंगे आपके 2 और ईस्टर्न यूरोप से 1। तो इस तरह से ये टोटल जो मेंबर नॉन परमानेंट मेंबर बन गए वो बन गए आपके 10। ठीक है। हर साल इनके लिए इलेक्शन होता है। ठीक है। और 5 परमानेंट तो फिक्स हैं, आपको पता ही है, यूएसए, चाइना, यूके, रशिया और फ्रांस। और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है हर महीने चेंज होते हैं। हर महीने चेंज होते हैं, और इसका जो सेशन होता है वो महीने में 2 बार बैठता है, मतलब 14 दिन में एक इनका सेशन बैठेगा। और मंथ में फिर 2 बार हो गया। ठीक है। अगर कोई अर्जेंट बेसिस का कोई टॉपिक है, कोई डिस्कशन करनी है, इमरजेंसी कोई सिचुएशन है, तब आपका 24 आवर में भी सेशन बैठ सकता है। ठीक है। ये हो गया सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हर महीने चेंज होते हैं, और उसमें जो सेशन होते हैं 2 सेशन बैठते हैं महीने में, और 14 डे में 1 सेशन बैठता है। इन इमरजेंसी सिचुएशन 24 आवर में भी सेशन बैठ सकता है। फंक्शन एंड पावर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल थोड़ी सी हमने वैसे डिस्कस कर लिया। वीटो पावर मैं आपको बता चुका हूँ, जो आपके 5 परमानेंट मेंबर हैं वही इस पावर का यूज़ कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, कोई नई कंट्री हमने ऐड करनी है, उसका सबसे पहले डिसीजन लेगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, फिर वो जनरल असेंबली को रिकमेंड करेगी। या सेक्रेटरी जनरल हमने बनाना है, उसकी जो रिकमेंडेशन भी वो कौन देगा, यूएनसी ही देगा। फिर जाके वो आपका सेक्रेटरी जनरल बनेगा। पीस कीपिंग का काम पूरे वर्ल्ड वाइड में, आपको पता है यूएनओ पीस कीपिंग का काम करता है, जिसमें पूरे वर्ल्ड की जो आपकी आर्मीज़ होती हैं वो डिप्लॉय की जाती हैं जहाँ पर हमें पीस मेंटेन करना है पूरे वर्ल्ड के किसी पार्ट में। क्रिटिसिज्म इसका इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो जब से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है तब से वही हैं, और उसका कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है। इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म होता रहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हमें एक्सपेंशन करना चाहिए। लेकिन ये लॉजिक ये बताते हैं क्योंकि बाकी कंट्रीज़ का जो बजटरी जो एलोकेशन है वो बहुत कम है। और सेशन सेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि 14 डेज़ में एक बार इसका सेशन होता है। तो मंथ में आपके 2 सेशन बैठते हैं, और हर मंथ इसके प्रेसिडेंट भी चेंज होते हैं। और इन इमरजेंसी सिचुएशन आपका 24 आवर में भी सेशन बैठ सकता है। सैंक्शन एंड मिलिट्री एक्शन, ये इसकी कुछ सैंक्शन भी लगा सकते हैं। अगर कोई यूएन के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको नहीं मानता है तो उन कंट्रीज़ के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं। ठीक है। या मिलिट्री एक्शन कर सकते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कुछ जो आपके लॉज हैं इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से हमने उनको एप्लीकेबल करवाना है, उसके लिए जो रेजोल्यूशन है वो भी यूएनएससी के कंसल्टेशन से ही आपके अप्रूव किए जाते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। पीस एंड सिक्योरिटी ये तो मैं बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट आपका ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसके बारे में आप बस इतना ही याद रखो कि इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं, T4 मेंबर्स। और इसका मेन जो फंक्शन है वो क्या है, एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ये काम करते हैं, और सोशल जो भी आपकी पॉलिसीज़ फ्रेमिंग होती है उसके ऊपर काम करते हैं, और एनवायरनमेंट के ऊपर ये काम करते हैं। और इसके जो करंट जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, पौला नरवेज, जो कि चाइना के हैं। ठीक है। और ये जो अथॉरिटी होती है ये किसके अंडर काम करती है, ये जनरल असेंबली के रिकमेंडेशंस के ऊपर ही काम करती हैं। ठीक है। और इसमें इंटरनेशनल जो भी आपके इकोनॉमी, जैसे नाम ही बता रहा है, इकोनॉमिक और जो सोशल जो इश्यूज होंगे वर्ल्ड लेवल के उनको डिस्कस किया जाएगा। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में। नेक्स्ट आपका ऑर्गन जो है उसका नाम है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन नहीं है, अभी तो फिलहाल ये फंक्शनल भी नहीं है, इसको सस्पेंड कर दिया गया था 1994 में। और जब भी फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगा। इसका काम जनरली ये है कि किसी भी कंट्री में अगर मान लो प्रॉपरली कोई गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, या वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, तो उस केस में इसका ऑब्जेक्टिव होगा कि वहाँ पर एक प्रॉपर गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना, और वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके जो भी परेशानियाँ हैं उसको एड्रेस करना, ताकि
वहाँ के लोगों का क्या हो सके, अपलिफ्टमेंट हो सके हर एक फील्ड में। तो ये काम रहता है ट्रस्टीशिप काउंसिल का। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें एक इकोनॉमिक, सोशल और एजुकेशनल एडवांसमेंट करनी है किसी भी कंट्री के लोगों के बीच में। और वो तभी हो सकता है अगर वहाँ पर एक प्रॉपर गवर्नमेंट हो, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट जो आपका ऑर्गन है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में आप बस इतना याद रखो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर है हेग में। हेग ये कहाँ पर है, ये आपका नीदरलैंड में है। और नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो एम्स्टर्डम है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में नहीं है। बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपकी यूएनओ की जो ऑर्गन्स हैं उनके हेडक्वार्टर कहाँ थे, न्यूयॉर्क यूएसए में। सिर्फ आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेग में है। तो हेग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसके। सबसे पहले तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेग नीदरलैंड में है, ठीक है। और 193 मेंबर्स इसके पार्ट हैं। और इसका काम क्या है, इसका काम देखो क्या है। इंटरनेशनल लेवल के जितने भी आपके सिंपली जो भी आपके कोर्ट होते हैं ना, उनका काम क्या होता है। जैसे हमारे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट में है। जो भी आपके लीगल कोई इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, असिस्टेंस लेते हैं कोर्ट्स की। वैसे ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। अगर कोई इंटरनेशनल लेवल के कोई आपके डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, लीगल कोई डिस्प्यूट्स हैं किसी भी स्टेट्स का, मतलब यहाँ पर कंट्रीज हैं, ठीक है, उनको एडवाइस करता है कि कौन से लीगल एक्शन आप ले सकते हो, कौन से नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फंक्शन। इंटरनेशनल लेवल के जो भी आपके इश्यूज हैं, लीगल इश्यूज हैं, लीगल डिस्प्यूट्स हैं, उनको सॉल्व करना। नेक्स्ट आता है कंपोजिशन। तो इसमें टोटल 15 जजेस होते हैं, ठीक है। और जिनको 9 ईयर के टर्म के लिए चूज़ किया जाता है। और ये जो जजेस होते हैं इनको रिकमेंड करेगा यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। और इलेक्ट किया जाएगा यूएन जनरल असेंबली के थ्रू, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल दे रिप्रेजेंट द मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, जैसे मैंने बताया, जितने भी ऑर्गन है ना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो प्ले करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्योंकि उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही बाकी ऑर्गन काम करते हैं। और इलेक्शन किस तरह से होते हैं इनके, हमें इलेक्शन इस तरह से करने हैं उनके ताकि एक बैलेंस बन सके पूरा ग्लोब में, जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक बैलेंस बन सके। किसी भी कंट्री से 2 से ज़्यादा आपके जजेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी करंटली में इंडिया से भी एक जज हैं जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं आईसी, उनका नाम है दलवीर भंडारी। बस आप इतना ही याद रख लो कि इंडिया से आईसीजे में जो इस टाइम जो जज हैं वो कौन है, दलवीर भंडारी। ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो जज होगा उसका टर्म कितना होगा, 9 ईयर का होगा। लेकिन ये ऐसे जज हैं जो सेकंड टर्म सर्व कर रहे हैं, मतलब ये लगभग 18 साल आईसीजे में अपनी सर्विसेज देंगे। तो ये था आईसीजे के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसी तरह से आपका यूएनओ और इसके जो 6 ऑर्गन्स हैं वो अब हमने डिटेल में पढ़ लिए हैं। और आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से आपको इनको पढ़ना है। और यूएनओ का हमने आज हिस्ट्री भी पढ़ी। और इससे पहले जो एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, लीग ऑफ नेशन, वो भी हमने डिटेल में पढ़ी कि कैसे वो बनी थी और कैसे फिर यूएनओ बना। उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हमने डिटेल में डिस्कस किए। नेक्स्ट जो हम करेंगे अब वो होगा आपका यूएनओ की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं वो कवर करेंगे। तो आज का वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।